हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किया चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की बुक है उसको। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट होती है पीसीएस एग्जाम की। अगर हम बात करें तो प्री की अगर हम बात करें तो प्री में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। प्री के लिए वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है, इतिहास में मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखना पार्ट 5 चल रहा है। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं मुगल साम्राज्य पे। ठीक है, तो उसके बाद अब ये फटाफट ये भी ख़त्म होने वाला है आपका मध्यकालीन भारत। और उसके बाद गाइस एक चीज़ और, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी अगर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको सारी घटना चक्र मिल जाएंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और गाइज कोई कमेंट है, मतलब अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है या कुछ कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले विषय सूची में देखिए हम इतिहास कर रहे हैं जिसमें हमारा प्राचीन भारत चल रहा है, प्राचीन कंप्लीट हो चुका है, मध्यकालीन भारत चल रहा है जो कि फटाफट हम पहुंच चुके हैं मुगल साम्राज्य पे और फटाफट ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद है आधुनिक भारत, देन विश्व इतिहास है हमारा। उसके बाद कई भूगोल की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये आपकी इंडियन ज्योग्राफी है। फिर यहाँ पे है भारतीय अर्थव्यवस्था, देन आपकी है भारतीय संविधान। फिर है आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पे अगर कुछ अपडेट होता है तो हम बात करेंगे विविध में। और यहाँ पे भी अगर कुछ खेलकूद में ऑलरेडी हो गई क्योंकि बुक पुरानी है तो यहाँ पे भी हम अपडेट करेंगे। उसके बाद है हम कंप्यूटर की बात करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो कल यहाँ देखिए लिखा है मुगल साम्राज्य। सबसे पहले देख लेते हैं मुगल साम्राज्य में हमें क्या क्या देखना है। एक देखिए गाइस, मुगल साम्राज्य में एक नाम आप पढ़ेंगे बाबर का। फिर जो इसके बाद आप पढ़ेंगे हुमायूं का नाम। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ लिखा है शेरशाह। शेरशाह के बाद गाइस नाम आता है आपका अकबर का। अकबर के बाद जो नाम आएगा वो है आपका, ठीक है तो यहाँ नहीं लिखा है, ये लिखा है आपका अकबर के बाद जो नाम आने वाला है वो है जहांगीर का। जहांगीर के बाद जो नाम आएगा गाइज यहाँ पे नहीं लिखा है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो ये रहा नाम शाहजहाँ का। शाहजहाँ के बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नाम है जो कि हम अभी क्या है इसमें मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है जो अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो बंदा है बाबर, इसने करी। जो है बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे, तुर्की थे, सुन्नी मुस्लिम थे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे लिखा है कि बाबर ने मुगल वंश की जो स्थापना है उसके साथ क्या है पद पादशाही की स्थापना की। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है कि जो शासक है उसको क्या बोला जाता है, बादशाह बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबर की बात करते हैं। तो गैस ये जो ना टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है मुगल साम्राज्य में। कितने, पाँच इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा कि कौन कब से कब तक था और सीक्वेंस याद, बाबर के बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, तो देखिए बाबर का जो टाइम पीरियड है ना वो है आपका 1526 से लेकर 1530 तक। दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ रहे थे ना गई, तो जो लोधी वंश हमने पढ़ा था सबसे लास्ट में, वो ख़त्म कब होता है, 1526 में ख़त्म हो जाता है। राइट, तो वही है 1526 से फिर यहाँ पे मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो रहा है। बाबर आ रहा है 1526 में, क्योंकि इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश में सबसे लास्ट कौन था, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, ठीक है, लड़ाई होती है तो बाबर जीत जाता है। और जब बाबर जीत जाता है तो क्या होता है, 1526 की ये बात है, बाबर जब जीत जाता है तो क्या आ जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ से हो जाती है। अच्छा, तो इसके जन्म की बात करें बाबर के तो कोई खास नहीं पूछ रहा, 1483 में हुआ। ठीक है, इनके पिता है उमर शेख मिर्ज़ा, याद रखिएगा। फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बस इनके पिता कहाँ के शासक थे, फरगना के थे। नाम है उनका उमर शेख मिर्ज़ा। अच्छा, बाबर जो है ना फरगना की गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है, 1494 में बैठ जाता है। ठीक है, इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है 1507 में क्या होता है, ये बादशाह की उपाधि धारण की इसने। ठीक है, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। ठीक है, तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। अच्छा, इसके चार क्या थे पुत्र थे, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल थे। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, चार पुत्र जो बाबर के हैं, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। अच्छा, इसने भारत पे क्या किया, 5 बार आक्रमण किया। अच्छा, तो भारत के विरुद्ध किया गया जो प्रथम अभियान है 1519 में। ठीक है, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। तो
5 बार आक्रमण इंपॉर्टेंट है। पहला अभियान 1519 में है, यूसुफ जाई ताजी के विरुद्ध है। चलिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ खास नहीं है। अच्छा, अब यहाँ आ जाता है ना पानीपत का प्रथम युद्ध, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसमें क्या होता है, पहली बार बाबर ने क्या करा, पहली बार इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है गाइस, तो पहली बार जो है तुगलमा पद्धति मतलब युद्ध नीति का और क्या है, तोप खाने का प्रयोग किया है। ठीक है, तो मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार क्या किया, तुगलमा युद्ध नीति और जो है आपका तोप खाने का प्रयोग किया है। तो ये बात हो जाती है इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे, 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। ठीक है, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, चलो, तो बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक मतलब सारे चारों याद रखिएगा। जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वो होता है 1526 में। अभी हमने जो बात करी ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है और बाबर क्या होता है, जीत जाता है। दूसरा है खानवा का युद्ध होता है गाइस, जो कि आपका होता है उसी के 1 साल बाद, यानी 1527 में। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा, राणा सांगा बाबर के बीच होता है और बाबर जीत जाता है। चंदेरी का युद्ध होता है उसके ही अगले साल 1528 में होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच और बाबर जीत जाता है। फिर है घाघरा का युद्ध है 1529 में है, अफगानों और बाबर के बीच और बाबर जीत जाता है। ठीक है, तो देखिए 26, 27, 28, 29। ठीक है, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगानों के बीच, हर एक में बाबर जीत रहा है। एक चीज़ कौन सा, पानीपत का युद्ध, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इब्राहिम लोदी वाली बात करें, ये वाला पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, पहला बंदा जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका जो मित्र है यानी कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए। ये नहीं कोई पूछ रहा खास, हाँ इब्राहिम लोदी जरूर मारा गया, ये पूछ लेंगे। नोट में लिखा है जो हुमायूं है ना, हुमायूं कौन था भैया। अभी जो बाबर के हमने 4 पुत्र पढ़े ना, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, कहीं तो थे जहाँ पे भी थे, तो उसमें एक क्या था, हुमायूं था। गाइस यहाँ कहाँ लिखा है, ये देखिए, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। राइट, तो चारों के नाम तो याद रखिएगा। चलिए, हुमायूं ने क्या करा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर इंपॉर्टेंट है तो ये नोट में है। तो हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा यानी कि विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। अब ये विक्रमजीत कौन था, वही जो इब्राहिम लोदी और यहाँ पे देखिए ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, इसका मित्र था इब्राहिम लोदी का। ठीक है, तो इस विक्रमजीत से क्या किया, कोहिनूर हीरा जो है हुमायूं ने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। हुमायूं कौन, बाबर का बेटा। अच्छा, बाबर को अपनी क्या है उदारता के लिए क्या बोला जाता था, कलंदर, कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, तो इसने जो है मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। अब खानवा का युद्ध अभी हमने पढ़ा था, इस कहाँ गया खानवा, ये रहा। सेकंड वाला जो युद्ध था वो खानवा था, राणा सांगा बाबर के बीच। ठीक है, 1527। खानवा के युद्ध में क्या होता है ना, बाबर जो है राणा सांगा के खिलाफ जो है जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण करी। तो गई जिहाद का नारा कब दे रहा है बाबर, खानवा के युद्ध में। अच्छा, किसके विरुद्ध, राणा सांगा, और फिर उपाधि कौन सी धारण करी, गाजी। गाजी की उपाधि कब, जब ये जो है विजय हो गया, विजयी हुआ बाबर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है 1528। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध हो रहा है 1528 में। तो 1528 को जो है 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, तो बाबर ने जो है आपका बंगाल के शासक है नुसरत शाह के साथ जो है 1529 को एक दूसरे संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार क्या है, नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण ना देने का वचन दिया। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा इतना। करीब जो है 48 वर्ष की आयु में जो है 1530 में आगरा में जो है इसकी मृत्यु की इंपॉर्टेंट बात है। बाबर की मृत्यु आगरा में हो रही है। 48 क्या लिखा है, 48 वर्ष में की आयु हो गई थी उसकी, 1530 में हो रही। अच्छा, प्रारंभ में जो बाबर के शव को देखिए, इंपॉर्टेंट बात आ रही है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में क्या होता है काबुल इस वक्त कहेगा इस पाकिस्तान, तो काबुल में जो उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया। मतलब पहले आगरा में, फिर काबुल, आगरा में भी कहाँ, आराम बाग में। अच्छा, तो इसमें लिखा है बाबर की जो मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी। तुर्की तो ये लोग थे, लेकिन अब जो है अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था ये, मतलब तुर्की तो आती होगी लेकिन अरबी और फारसी भी आ गई। तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा बाबरनामा जो है तुर्की में
इसकी रचना की थी, इसका अनुवाद जो है फ़ारसी भाषा में किसने करा? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कि जो इसकी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना, उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन, ये सब किया। ठीक है, अक्सर ये जो है ना बाग दीवार से घिरे हुए होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा क्या है चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे और चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। मतलब इसने क्या करा? बाग बाग बनाए। ठीक है, बहुत सारे। अच्छा, बाग किस तरह से बनाए? इसने कहा कि जो बाग ना इस तरह के होते थे, मतलब ऐसे, तो हम इसे कहते थे चार बाग। यहाँ पे कुछ फूल पत्ती फूल पत्ती फूल पत्ती फूल पत्ती और चारों तरफ ये बीच में ना ये सारी नहर होती थी, पानी होता था, पानी 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 पानी। ठीक है, इसलिए तो ये चार भाग में होते थे, इसलिए इसको क्या बोल दिया ना? चार बाग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें एक नोट है, इसमें लिखा है चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो है अकबर के समय से हुई। चलो, अब इसमें लिखा बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। क्या? मुबैयान का जन्मदाता, ये पदशैली है। ठीक है, अच्छा, बाबर जो है प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह एहरार का अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। हुमायूं उसका बेटा था। अच्छा चलो, यहाँ पे देखिए हुमायूं आ गया। तो देखिए गाइस, 1526 से लेकर 1530 तक हमने बाबर की कहानी पढ़ी। ठीक है, ये टाइम पीरियड। अब 1530 के बाद 1530 में बाबर मर जाता है। अच्छा, 1530 में फिर उसका बेटा आ गया, उत्तराधिकारी बन गया 1530 से लेकर 1556 तक। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी देख लीजिए, 26 साल के आसपास का टाइम पीरियड है। अच्छा, बाबर का अगर 1526 से 30 तक था तो कुछ 4-5 साल का था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नासिरुद्दीन हुमायूं जो है 1530 को आगरा में जो है ना 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठते हैं और गद्दी पर बैठने से पहले जो है हुमायूं जो है बदखशा का सूबेदार था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया हुमायूं ना जब गद्दी पर बैठा उससे पहले करता क्या था? तो मतलब हालांकि इसके लिए नहीं, अधिकतर क्या पूछा जाता है कि उससे पहले क्या कर रहा था। तो कहाँ बदखशा का क्या था? ये सूबेदार था गद्दी पर बैठने से पहले। तो अपने पिता के निर्देश के अनुसार क्या होता है, हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। 4 भाई थे, हमने देखा था अभी। कौन कौन थे भैया? तो एक तो हुमायूं ही था, फिर उसके बाद कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। ठीक है, तो बाबर ने कहा भैया अपने जो राज्य है उसका बंटवारा कर दो चारों में। ठीक है, हुमायूं ने कर दिया। चलिए तो कहाँ पहुँचे? हाँ, तो कर दिया। अच्छा, उसने क्या करा? कामरान जो सेकंड नंबर पे नाम लिखा था उसको काबुल, कंधार, मिर्जा अस्करी को, तो गाइस फिर से पहुँचते थोड़ा क्योंकि बार बार देखना ज़्यादा सही था। कामरान को इसने क्या क्या दिया? काबुल, कंधार, दोनों पाकिस्तान में इस वक्त। ठीक है, तो उसके बाद है अस्करी, मिर्ज़ा अस्करी कह लीजिए, अस्करी कह लीजिए। तो इसको इसने क्या दिया? संभल दिया। और हिंदाल को इसने अलवर दिया, मेवाड़ दिया। तो इसकी जागीरें दे दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने क्या है बदखसा प्रदेश दे दिया। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या है, हुमायूं ने 1533 में, देखो 1530 में तो सिंहासन पर बैठता है, 1533 में हुमायूं ने दीन पन्ना नामक एक नगर की स्थापना कर दी। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा इस इंपॉर्टेंट बात होगी, चौसा का युद्ध कब आता है? ये 1539 में। अच्छा, चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हो रहा है। अब इसमें जीत कौन रहा है? शेर खां जीत रहा है। ठीक है, तो कौन जीत रहा है? शेर खां जीत रहा है। और इस युद्ध के बाद क्या होता है, शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण करी। मतलब जो शेर खां बनता था ना वही था शेर शाह। ठीक है, तो गाइस हमने क्या देखा ना, हमने देखा बाबर के बाद हम हुमायूं पढ़े, हुमायूं और हुमायूं के बीच में अपना शेर शाह भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, SS। ठीक है, तो शेरशाह कौन सा युद्ध हो रहा है? चौसा का युद्ध, जिसमें कौन? हुमायूं हार रहा है, शेरशाह जीत रहा है। 1539 में हो रहा है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो 25 जून 1539 पूरा याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे शेर शाह कह लीजिए, शेर खां कह लीजिए, एक ही बात है। ओके, अब इसमें लिखा है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये भी हो जाती है इंपॉर्टेंट बात। कब हो रहा है? यहाँ पे 1539 में, उसके एक साल बाद 40 में। तो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में क्या होता है? हुमायूं पराजित हो जाता है। ठीक है, तो और शेर खान ने क्या करा? आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मतलब कहानी यह है कि इसमें भी हुमायूं और शेरशाह, इसमें भी हुमायूं और शेरशाह, मतलब चौसा में भी हुमायूं शेरशाह, बिलग्राम या कन्नौज की बात करें तो हुमायूं शेरशाह, दोनों में शेरशाह ही जीत रहा है। ठीक है, चलो
तो यहाँ तो इसने कौन सी पदवी धारण कर ली, शेर शाह की, शेर खां से शेर शाह की। और इसमें क्या हुआ, दूसरे वाले में बिलग्राम में आगरा दिल्ली पर कब्जा कर लिया शेर शाह ने, ठीक है। बिलग्राम युद्ध यानी कि ये वाला जो युद्ध है। इसके बाद हुमायूं जो है ना सिंध चला गया। सिंध कहाँ पे गए इस वक्त, सिंध है पाकिस्तान में। तो सिंध चला गया और यहाँ क्या है 15 वर्षों तक क्या है घुमक्कड़, मतलब इधर उधर घूमता रहा, निर्वासित जीवन जीता रहा, मतलब इधर उधर घूमता रहा, कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, निर्वासन के समय क्या हुआ, हुमायूं ने क्या है हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवाई सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह कर लिया। मतलब कहानी ये है कि अब क्या हो रहा है, हुमायूं जो है घूम रहा है, सिंध पहुंच गया है, सिंध पहुंचने के बाद वहाँ पे घूम फिर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हिंदाल में क्या, हुमायूं ने हिंदाल के एक बंदा था, उनकी पुत्री है, ठीक है, जिनका नाम है हमीदा बानो बेगम, उससे शादी कर ली। कब करी, 1541 में करी, ठीक है। अब क्या होता है कि हमीदा से मतलब इनकी वाइफ से क्या होता है, अकबर पैदा होता है, ठीक है, पैदा हो गया। अब 1555 में क्या होता है, हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक यानी कि सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। मतलब कहानी ये आई कि बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह आ गया, ठीक है। शेर शाह के बाद वापस से हुमायूं क्या है दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है 1555 में। अच्छा, और हारा कब है ये, 1533 1539। अच्छा, चौसा का युद्ध 1539, ठीक है। और 1555 में वापस से दिल्ली की गद्दी पे हुमायूं बैठ जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पे कहाँ हार रहा है, 1539 चौसा के युद्ध में हार जा रहा है शेर शाह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो 1555 दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब फिर देखो क्या होता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। एक है आपका देवरा का युद्ध, तो वैसे याद रखिएगा हुमायूं जो है 1530 में गद्दी पर बैठा है, तो 31 में देवरा का युद्ध, फिर 39 में अभी हमने देखा चौसा का युद्ध जिसमें हार गया था, फिर 40 में उसी के अगले साल हमने बिलग्राम भी देखा था जिसमें ये हार गया था, फिर है सरहिंद का युद्ध 55 में, ये सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। यानी कि अभी 1555 में तो अभी ये क्या है दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली इसने, और 1555 में क्या है सरहिंद का युद्ध हो रहा है। अच्छा, तो इसमें लिखा है 56 में क्या होता है, दीन पनाह भवन में स्थित, ठीक है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1555 में गद्दी पे दोबारा बैठ रहा है और 1555 के बाद 1556 दीन पनाह में पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरा, मर गया। हुमायूं के बारे में जो है इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। मतलब बेकार की बात लिखी है। हुमायूं नामा की रचना जो है आपका गुलबदन बेगम ने की है, अच्छा की थी, ठीक है। फिर इसमें लिखा है हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने की नियम बनाए। चलिए अब आ जाते हैं, उसका नेक्स्ट आता है हुमायूं के बाद। देखिए हमने पढ़ा बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बीच में शेरशाह आया था, ठीक है। फिर ठीक है, अब हुमायूं मर कब गया है, 1555 में मर गया, 1506 में मर गया था, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे लिखा है शेरशाह। अच्छा, शेरशाह लिखा है 1540 1556 में, यही वाला जो शेरशाह है ना, ये वाला जो बीच में, ये अब हम इसकी बात करेंगे। तो 1540 में जो हमने देखा था ना बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, उसमें ये गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। और 45 तक यानी 5 साल कह लीजिए, तो 5 साल तक ये गद्दी पर बैठा रहा। क्यों, क्योंकि 1544, अब चलिए इसमें लिखा है सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था, ठीक है। कौन सा साम्राज्य हो गया गाइस, मुगल साम्राज्य को हटा दो अभी बीच में, शेरशाह अलग साम्राज्य से चल रहा है, तो सूर साम्राज्य, ठीक है। क्यों, क्योंकि शेरशाह सूरी इसका नाम था, सूर साम्राज्य हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार क्या होता है, हरियाणा प्रांत के नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ स्थान पर क्या होता है, इब्राहिम के पुत्र हसन के घर क्या होता है, 1486 में शेरशाह का जन्म होता है, ठीक है। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म, ये बेकार की बातें लिखी हैं। अच्छा, इसके बचपन का नाम क्या था यहाँ पे, फरीद खां, सूर वंश से संबंधित था ये। पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत क्या है, सासाराम के जमींदार थे। पिता का नाम हो गया आपका हसन खां, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें लिखा है फरीद का इन्हीं का नाम था शेरशाह का। अच्छा, फरीद ने एक शेर को तलवार
के एक ही वार से मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के जो अफगान शासक थे यानी कि सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, देखिए नाम बचपन में क्या था, फरीद खां। अच्छा, एक शेर को मार दिया। ठीक है, तो भैया अफगान शासक था एक बिहार में, उसने इसको उपाधि दे दी शेर खां की। ठीक है, शेर को मार दिया इसलिए शेर खां। अच्छा, शेर शाह जो है बिलग्राम युद्ध यानी कि 1540 में के बाद क्या होता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है, क्योंकि बिलग्राम युद्ध में क्या होता है, हुमायूं और शेर शाह की जो है लड़ाई होती है। शेर शाह जीत जाता है, ये दिल्ली पे कब्जा हो जाता है, तो दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। तो इसकी मृत्यु जो है कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 में हो गई थी। मृत्यु के समय क्या होता है, उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। मतलब ये क्या है, अपनी मृत्यु के समय उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर के शासक यानी कि कीरत सिंह था। देखिए एक किला था ना कालिंजर, कालिंजर के किले को जीतने के लिए ना ये गया हुआ था। तो इसने एक आग्नेयास्त्र चलाया, मतलब एक तोप जैसी थी। ठीक है, तोप चलाता है वो, उक्का नाम होता है उसका। ठीक है, तो अब कालिंजर का किला जीतने के लिए तोप चला रहा होता है। अच्छा, वहाँ का शासक कौन था, कालिंजर का कीरत सिंह। तो गाइस माय नेम इज कीरत चौहान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि हिंद और ईरानी। अब देखिए इसमें कहा क्या होता है ना गाइस, ये वाला जो हिसाब किताब, मतलब ये किला था, यहाँ से वो तोप चलाता है, तो क्या होता है, जो तोप में जो गोले होते हैं ना वो ज़्यादा टकराता है, वापस आ जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे बहुत सारे गोले होते हैं। ठीक है, तोप के। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये टकरा के वापस आ जाता है ना वो गोला, तो यहाँ फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है, यहीं पे शेरशाह भी खड़ा होता है, यहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हिंद और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम के झील के बीच जो है ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। मतलब कहानी ये समझ लीजिए कि जो इसका मकबरा है कहाँ है, सासाराम में। ठीक है, ठीक है, एक चीज़। अच्छा, इसमें कौन सी वास्तुकला का उदाहरण है, हिंद और ईरानी वास्तुकला का मिश्रित उदाहरण है। अच्छा, इसका जो मकबरा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है रोहतासगढ़ किला, फिर किलाए कुन्हा दिल्ली में है। ठीक है, नामक मस्जिद का जो निर्माण है किसने करवाया है, शेरशाह ने किया। तो इंपॉर्टेंट बात है गाइस, दोनों याद रखिएगा, किलाए कुन्हा और क्या है, रोहतासगढ़ किला। ठीक है, तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना, इसका जो बेटा था यानी कि इस्लाम शाह था। ठीक है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए क्या किया, 32 अंक वाला यानी कि क्या है, सिकंदरी गज और क्या है, सन की डंडी का प्रयोग करा। अब 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। यानी कि जो चांदी का क्या था, रुपया था, और तांबे का क्या था, दाम था। दोनों का ग्रेन देख लीजिए, 178 और यहाँ पे 380 ग्रेन। अच्छा, शेरशाह ने जो है रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। ठीक है, शेरशाह के समय जो है पैदावार का लगभग जो है 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में लेती थी। मतलब अगर 100 किलोग्राम हो रहा है, कुछ गेहूँ हो रहा है सपोज, तो इसका 1/3 यानी कि कुछ 33.33 इतना कुछ इतने किलोग्राम जो है सरकार ले लेती थी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने करी। शेरशाह ने जो है आपका देखिए शुरुआत करी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शेरशाह ने किया शुरुआत, पट्टा प्रथा और जो है कबूलियत। अच्छा, इसमें लिखा है 1541 में क्या होता है, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया। मतलब पाटलिपुत्र का नाम पटना हो गया। अच्छा, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जो आप पढ़ते हैं ना, जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड की मरम्मत करवाई। ठीक है, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा कराया गया। तो क्या क्या हो गया आपका, कबूलियत, पट्टा प्रथा, पाटलिपुत्र को पटना कह दिया, जीटी रोड की मरम्मत, डाक प्रथा, ये सारी चीज़ें इसने करवाई। फिर मलिक मोहम्मद जैसी, तो ये ठीक है, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट नाम है, मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह का क्या था, समकालीन था। अच्छा, तो इसने लिखा है अकबर के समकालीन शासक, अकबर आ गया। अब तो गई यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है अकबर। तो चलिए देख लेते हैं अकबर के समकालीन शासक। तो यहाँ पे लिखा है रानी एलिजाबेथ, फिर शाह अब्बास, यहाँ पे लिखा है जार इवान फोर्थ। ठीक है, बेसिलियविच। ठीक है, तो ये तो एलिजाबेथ तो सभी जानते हैं, इंग्लैंड की। ठीक है, और शाह अब्बास ये याद कर लो तो ठीक है, नहीं भी याद होता है कोई बात नहीं, तो बस इतना याद रखिए। तो यहाँ पे जो रानी एलिजाबेथ है 1558 से लेकर 1603 तक थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अकबर का नाम आता है, मतलब हमने पढ़ लिया बाबर के बाद हमने पढ़ा हुमायूं के बाद हमारा है शेरशाह के बाद वापस से हुमायूं आ गया था, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे देखिए अकबर आ गया, तो अकबर का जो टाइम पीरियड है, देखो ये जो मरा था ना, ये वाला हुमायूं 1556 में मर जाता है। तो 1556 में अकबर आ गया,
1605 तक के लिए आया, तो काफ़ी अच्छा टाइम इसने यहाँ पे बिता दिया। ठीक है, जैसे आप कह लीजिए 56 से लेकर ये कुछ यहाँ पे 44 ईयर्स, और ये 50 साल के आसपास इसने शासन कर लिया अकबर ने। ठीक है, तो इसमें लिखा है सम्राट अकबर का जन्म कब होता है? 1442 में होता है। हमीदा बानो बेगम, वही जो हुमायूं जो भाग के जाता है ना, कहाँ पे जाता है? सिंध जाता है। ठीक है, वहीं पे उसकी शादी हो जाती है हुमायूं आप समझ रहे हैं ना, कि जो हुमायूं और क्या है शेरशाह के बीच में वर्सेस, इन दोनों के बीच में हुमायूं शेरशाह के बीच में लड़ाई होती है। शेरशाह जीता है, हुमायूं भाग जाता है। हुमायूं भाग के कहाँ पहुँच गया? सिंध पहुँच गया, और वहाँ पे बहुत दिन तक ऐसे घूमता फिरता रहा। और वहाँ पे क्या होता है ना, उसकी शादी हमीदा बानो बेगम से हो जाती है। और फिर क्या होता है कि 1542 में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है अकबर। ठीक है, अच्छा ये कहाँ होता है? अमरकोट के एक राणा वीर साल हैं, ठीक है, उनके महल में होता है। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई, अमरकोट के राणा वीर साल उनके महल में होता है अकबर। ठीक है, अच्छा अकबर के बचपन का नाम है जलाल। ठीक है, तो इसका राज्याभिषेक 1556 में हो गया। क्यों? क्योंकि 1556 में क्या होता है, इसके पापा यानी कि हुमायूं मर जाते हैं। कैसे मर गए थे? वो जो हमने देखा था ना लाइब्रेरी में, सीढ़ियों से गिर के मर जाते हैं। अब इसमें लिखा 1556 में पंजाब में क्या है, कलानौर नामक स्थान पर इसका जो है राज्याभिषेक होता है। कहाँ पे हो रहा है गाइस? पंजाब में कलानौर नामक स्थान पे होता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो शिक्षक जो है अब्दुल लतीफ़ ईरानी, इनके शिक्षक थे। ठीक है, अब नाम क्या था बचपन का? जलाल। कहाँ गया गाइस? जलाल नाम था किसका? अकबर का जलाल नाम था। ठीक है, अब इसमें लिखा है वे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, तो क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। ठीक है, अब बात करते हैं बैरम खां। तो बैरम खां जो है ना, सिया मतावलंबी था। जैसे सिया और सुन्नी होता है मुस्लिम में, तो इसे सिया था। ठीक है, तो बैरम खां जो है, बैरम खां 56 से लेकर 60 तक, मतलब यहाँ जो अकबर है ना 56 में गद्दी पर बैठता है। अच्छा, बच्चा होता है, इस वजह से क्या होता है कि बैरम खां आ जाता है। बैरम खां जो है ना, यहाँ से 56 से लेकर 60 तक जो है अकबर का क्या होता है? संरक्षक होता है, क्योंकि अकबर छोटा बच्चा था। ठीक है, फिर क्या होता है, वह जो है बदखशा का निवासी था। कौन? बैरम खां। ठीक है, इसे जो है प्यार से क्या बोलते थे? खानी बाबा बोलते थे। कौन बोलता होगा? अकबर ही बोलता होगा, और कौन बोलेगा? अब यहाँ होता है ना गाइस, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पहला युद्ध कब था? 1526 में था, हमने देखा था। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर जीत जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, अब जो दूसरा है पानीपत का युद्ध है 1556 में। पहला था 1526 में, अब है 1556 में। अच्छा, ये अकबर के और क्या है, हेमू के बीच होता है। ठीक है, तो अब यहाँ जीत कौन रहा है? अकबर जीत जाता है। अब देखिए क्या हुआ गाइस, यहाँ पे 1561 में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या है, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान जो है पाटन नामक स्थान पर जो है मुबारक खां नामक युवक ने जो है बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां जो उसका संरक्षक था, किसका? अकबर का। तो कहाँ पे मर रही है? मुबारक खां ने जो है बैरम खां की पाटन जो है मक्का की तीर्थ यात्रा के समय जो है ना, पाटन एक जगह थी, वहाँ पे इसकी हत्या कर दी बैरम खां की। ठीक है, तो ये कब की बात है? 1561 की। अब 62 में क्या होता है, अकबर ने हरमदल से अपने को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, पूर्णतः मुक्त कर दिया हरमदल से। ठीक है, अब क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कब होता है? 1576 में होता है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576, मेवाड़ के शासक हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। इस युद्ध में क्या होता है? कौन जीत रहा है? अकबर जीत रहा है। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह करते थे, कोई हिंदू है, और आसफ खां कर रहे थे। ठीक है, मुगल सेना का नेतृत्व, तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है गाइस कि एक हिंदू जो है मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, मानसिंह करते और आसफ खां कर रहा था। ठीक है, अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह था। अब लिखा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध उसके समय क्या है, कुंभलगढ़ जो है, कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। तो गैस देखिए, महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर की बात हो रही है। अच्छा, जो है हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो है आपका किसकी? महाराणा प्रताप या राणा प्रताप की राजधानी थी। और राणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में जो है हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। ठीक है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में धनुष की प्रत्यंचा पढ़ाते समय अंदरूनी चोट जो भी है, तो मतलब ये है महाराणा प्रताप की मृत्यु है 1597 में हो गई। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या होता है, राणा प्रताप या महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट जो है आपका
चौबड़ में नई राजधानी बनाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, इंपॉर्टेंट है। हाथी का नाम था राम प्रसाद। दोनों बातें हो गई इंपॉर्टेंट, चेतक और राम प्रसाद हाथी का नाम था। ठीक है, अब दीन इलाही की बात करते हैं। तो दीन इलाही धर्म का जो है प्रधान पुरोहित कौन है? अकबर है। मतलब ये कह लीजिए कि दीन इलाही जो धर्म है वो अकबर ने स्टार्ट किया। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये लिखा है दीन इलाही धर्म जो है स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। ठीक है, अकबर बीरबल की कहानी आप सुनते रहते होंगे। तो अकबर जो है मुगल साम्राज्य का था, बीरबल जो है एक हिंदू बंदा था। ठीक है, तो दीन इलाही अकेला ये हिंदू बंदा था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया है। ठीक है, अच्छा, दीन इलाही का मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म को छोड़कर ये धर्म अपना लो, नहीं, आप अपना धर्म तो मानते ही रहो और इसमें इसकी बातें भी मान लो। ठीक है, महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई। मतलब जो ये बंदा है ना बीरबल, इसका नाम था महेश दास। ठीक है, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। ठीक है, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है गाइस, इसने ना अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी किसे? जैनाचार्य हरि विजय सूरी को। ठीक है, कौन से धर्म से थे? जैन धर्म। अकबर के शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई गई। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली जो है चलती थी वहाँ पे अकबर के शासनकाल में। तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल, तो इंपॉर्टेंट बात हो गई, दीवान कौन है? राजा टोडरमल हिंदू है, खत्री जाति के। तो 1580 में क्या है दहशाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी। ठीक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट जब्ती प्रणाली राजस्व प्राप्ति के लिए। फिर अकबर के एक दीवान थे राजा टोडरमल, इन्होंने क्या दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था स्टार्ट करी है। ठीक है, 1580 में। ठीक है, तो गैस ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आगे भी देख लेते हैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो हाँ, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर क्या है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। ओके, तो गैस इतना तो हम क्या ही याद कर पाएंगे, चलो देख लेते हैं हम। याद नहीं भी होगा तो इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मालवा अकबर ने जीत लिया। ठीक है, मालवा का शासक बाज बहादुर था उस वक्त, 1561 में जीता। आदम खां और पीर मोहम्मद जो है मुगल सेनापति थे उस वक्त। चुनार जीता। ओके गैस, इतना आप कैसे याद कर पाएंगे, आई डोंट नो। तो मैं बस क्या क्या जगह जीती ये बात कर लेते हैं, बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए, मालवा जीता, चुनार, गोंडवाना, आमेर, मेड़ता मेवाड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, कालिंजर हो गया, मारवाड़ हो गया, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार। ओके, बिहार, बंगाल हो गया, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान हो गया, कंधार हो गया। तो ये सब इसने जीत लिया। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। दक्षिण भारत में भी कुछ जीत लिया, तो ये दक्षिण भारत के याद कर लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि दक्षिण भारत में एक है खानदेश। ठीक है, एक है दौलताबाद, एक हो गया आपका अहमदनगर, एक हो गया आपका असीरगढ़। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कब जीता ये मत इतना ध्यान मत दीजिए, अगर कहीं वैसे आ जाए। खानदेश जो है अली खां वहाँ का शासक था। दौलताबाद का चांद बीबी, अहमदनगर के बहादुर शाह चांद बीबी, और यहाँ पे है असीरगढ़ के मीरन बहादुर। ठीक है, अच्छा, तो जो खानदेश है ना, अगर मुगल सेनापति स्वेच्छा थे, मतलब इनने क्या खानदेश ने क्या किया, जो अकबर की या मुगल साम्राज्य की जो है अधीनता स्वीकार कर ली अपने आप ही स्वेच्छा से। ठीक है, अब यहाँ पे दौलताबाद की अगर बात करें तो मुराद और इसमें है अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल फजल और अकबर, ये क्या थे? मुगल सेनापति थे। फिर इसका कुछ नहीं लिखा है। असीरगढ़ की बात है, अकबर जो है ये अकबर का जो है अंतिम अभियान था। कौन सा वाला? असीरगढ़ का, और ये मुगल सेनापति था अकबर खुद। ठीक है, 1601 की बात है। अब देखिए अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? तानसेन। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यह ना गुजरात विजय के दौरान क्या होता है कि अकबर जो है सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और वहीं उसने सर्वप्रथम जो है समुद्र को देखा। ठीक है, अच्छा, ये भी कोई नहीं पूछ रहा। फिर नोट, गुजरात अभियान को इतिहासकार जो है स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। अच्छा, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए तो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा देखिए, इसने क्या करा ना, इंपॉर्टेंट बात, दास प्रथा का अंत करा। कब करा है? 1562 में करा है। ठीक है, फिर अकबर को जो है हर मद्दल से मुक्ति, अकबर को हर मदल से मुक्ति कोई नहीं पूछ रहा। तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त करा। ठीक है, अच्छा, ये कब करा ये भी मत याद रखिए। देखिए, दास प्रथा का अंत करा, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करा, जजिया कर को समाप्त किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी है। ठीक है, राजधानी
को जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया। तो इम्पॉर्टेंट बात है ये सारी जो मैं बता रही हूँ। फतेहपुर सीकरी, फिर उसमें लिखा है दबात खाने की स्थापना, दबात खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। इबादत खाने की स्थापना इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए, इबादत खाने की स्थापना तो इसने करी थी पहले, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही आ रहे थे, ठीक है। अब इसने क्या करा ना कि इबादत खाने की स्थापना देखिए 75 में करी, ठीक है, 1575 में करी। अब क्या होता है ना, तो इसको ये समझ में आता है यार, सिर्फ आप अपने ही धर्म की क्यों, बाकी धर्मों की भी जो अच्छी बातें हैं उसको सुनना चाहिए या देखना चाहिए कि क्या बातें हैं। तो इसने क्या करा 78 में क्या करा ना, सभी धर्मों के लोगों को इसने इबादत खाना जो है ना उसको खोल दिया। फिर है मजहर की घोषणा करी, तो वैसे ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मजहर 79 में। फिर इसमें लिखा है दीन इलाही की स्थापना करी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें लिखा है इलाही संवत की शुरुआत इसने करी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजधानी जो है लाहौर स्थानांतरित कर दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध अगर चित्रकार की बात करें तो यहाँ पे है अब्दुल समद, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई चित्रकार तो। और संगीतकार कौन था आपका, तानसेन थे, ठीक है। इसमें दसवंत और क्या है बसावन, अकबर के जो है दरबार में चित्रकार थे, ठीक है। तो ये भी चित्रकार है अब्दुल समद। और यहाँ पे दसवंत और बसावन भी क्या है चित्रकार हैं। और यहाँ पे अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन हो गया, बाज बहादुर हो गए, बाबा रामदास हो गए और का बैजू बावरा हो गए। तो गाइस ये चारों नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, मनसबदारी प्रथा थी, ठीक है। अच्छा, इसके समकालीन सूफी संत की बात करें तो सलीम चिश्ती, ठीक है। भैया ये इनका अच्छा खासा बहुत ही बड़ा मतलब होता मानने वाला था सलीम चिश्ती, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे जो है ना इनने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था, यानी कि जहांगीर का नाम, ठीक है। तो सलीम चिश्ती थे क्या है प्रसिद्ध मतलब सूफी, मतलब इनके समकालीन थे। अच्छा, अकबर की मृत्यु कब होती है, यहाँ पे 1605 में हो गई थी। और इससे जो है आगरा के निकट यानी कि सिकंदरा में दफनाया गया। तो कई ये भी पूछा जाता है कि किसका मकबरा है, किसकी कब्र कहाँ पे है। तो देखिए अकबर की अगर बात करें तो यहाँ पे सिकंदरा में, यानी आगरा के निकट सिकंदरा में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ बात करें तो गैस देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ठीक है। आगरा का लाल किला, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में क्या है, शाही महल। फिर दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल हो गया आपका, इबादत खाना हो गया, इलाहाबाद का किला हो गया आपका, लाहौर का किला हो गया। तो कई ये है तो ज़्यादा लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले जो नौरत्न हैं, देखिए नौरत्न इसके दरबार में थे, किसके, अकबर के दरबार में थे। देखिए एक तो हो गए अबुल फजल, ठीक है, एक हो गए फैजी। तो वैसे ये याद रखने की ना इतनी खास जरूरत नहीं, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ था। तो अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, फिर तानसेन हो गए, बीरबल हो गए, टोडरमल हो गए। तो कितने नाम तो आपको वैसे ही याद हो गए होंगे, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नाम, ठीक है, राजा मानसिंह हो गए, ठीक है। फिर है अब्दुल रहीम खाना हो गए। फिर उसके बाद है फ़कीर अजीउद्दीन हो गए और मुल्ला दो प्याजा हो गए। तो गाइस नाम बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, याद कर लीजिएगा। अबुल फजल का जो है बड़ा भाई यानी कि फैज़ी अकबर के दरबार में क्या है, राज कवि के पद पर था, यानी कि फैज़ी जो है क्या था, राज कवि था। अच्छा, अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना करी है। तो वह दीन ए इलाही धर्म का क्या था, पुरोहित था, दीन ए इलाही, ठीक है। संगीत सम्राट कौन, तानसेन। तो इनका जन्म कब हो रहा है, 1506 में हो रहा है, ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। असली नाम राम तनु पांडे, ठीक है। कृतियाँ इनकी क्या है, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दी, तानसेन को दी, क्या, कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है। तानसेन जो ना अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र ने इसको क्या है, राज आश्रय यानी कि आश्रय शरण दे रखी थी तानसेन को। मतलब अकबर के दरबार में आने से पहले जो तानसेन है कहाँ पे थे, यहाँ रीवा के राजा रामचंद्र इन्होंने इसको क्या है शरण दे रखी थी। और इसमें अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे, ठीक है। ये वृंदावन में रहकर क्या है, भगवान की उपासना करते थे। कहाँ रहते थे, वृंदावन। अच्छा, इन एक मत के अनुसार क्या है, हरिदास तानसेन के गुरु
थे, जबकि कुछ विद्वान जो है हरिदास और तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। ठीक है, तो इस ये कोई इतना खास पूछेगा नहीं शायद। ये भी प्रचलित है कि जो हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि इन्होंने जो है अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया। इनका कहना था कि वे केवल जो है अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई जो है सरोकार नहीं है। चलिए ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा। फिर अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, मतलब आमेर के राजा थे भारमल, भारमल के पुत्र हैं भगवान दास को जो है अमीरुल उमरा की उपाधि दी। ठीक है, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई, बीरबल कहते हैं मतलब यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान। अब है यहाँ पे लिखा है 1602 में सलीम। अभी देखो अकबर जो है कौन से सूफी संत का बहुत बड़ा अनुयायी था, तो सलीम चिश्ती। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो सलीम चिश्ती हैं उनके नाम पे इन्हें अपने बेटे का नाम सलीम रखा। तो ये क्या होता है 1602 में सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। ठीक है, क्या होता है ना, एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है गाइज कहाँ गया अबुल फजल। इसका नाम है अबुल फजल। अभी ना साउथ में इस वक्त, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है। किसने बुलाया? अकबर ने बुलाया ऐसे। तो फिर क्या होता है ना, ये सलीम है, सलीम मतलब जहांगीर। अब क्या होता है ना कि रास्ते में एक जगह पड़ी, तो रास्ते में एक जगह जहाँ पे वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, ये एक बंदा है वीर सिंह बुंदेला, ये जब आ रहा है तो सलीम के कहने पर इसने जो है ना इस बंदे की हत्या कर दी। मतलब सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने क्या करा, अबुल फजल की हत्या कर दी। तो इसमें लिखा है मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट बात हो गई। नकीब खां, अबुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया और महाभारत का नाम क्या है, रज़्मनामा, युद्धों की पुस्तक रखा। तो कैसे एक चीज़ और, तो यहाँ पे क्या है कि रामायण का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद। ठीक है, अनुवाद विभाग अकबर ने स्टार्ट किया। और किसने जो है रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान। ठीक है, और महाभारत का जो नाम है ना जब फारसी में अनुवाद करने के बाद रखा तो वो था आपका रज़्मनामा का मतलब है युद्धों की पुस्तक। अच्छा, पंचतंत्र का फारसी, पंचतंत्र इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है गाइस, इंपॉर्टेंट रचना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक ऐसी रचना है जिसका बहुत सारी भाषाओं में जो है अनुवाद हुआ है। अच्छा, पंचतंत्र का जो है फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से, मौलाना हुसैन फैज़ ने यारे दानिश नाम से किया, हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगणी का, अब्दुल रहीम खाना ने तुझके बाबरी का, फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। तो किसने किसका फारसी में अनुवाद किया देखिएगा, फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित थी कथा का फारसी में अनुवाद करवाया और उसका नाम रखा सहेली। क्या नाम रखा? सहेली। फिर इसमें लिखा है भागवत पुराण का अनुवाद जो है फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिषी का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है तजक और क्या है तुजुक का फारसी में अनुवाद किया है जहाँ ने जफ़र नाम से, किसने? मोहम्मद खां गुजराती ने किया है। ठीक है, फिर अकबर के काल में क्या है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल था। ठीक है, फिर अकबर ने बीरबल को जो है कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। मतलब इसने बीरबल को क्या उपाधि दी? कवि प्रिय, और जो है नरहरि को महापात्र की। ठीक है, फिर उसके है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। किसका निर्माण? बुलंद दरवाज़ा का। गुजरात से जीत के आ रहा था और किसका निर्माण कर रहा है? बुलंद दरवाज़ा का। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू। वही चार बाग जो हमने गाइस ऐसे देखा था। ठीक है, चारों तरफ पानी पानी है और बीच में बाग है, ये चार। ठीक है, उसके बाद है अकबर ने जो है आपका सीरी कलम की उपाधि जो है अब्दुस्समद को, और क्या है जड़ी कलम की उपाधि जैसे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिए। तो कैसे याद रखिएगा, ये सब नाम जो है ना थोड़े मुश्किल तो है बट इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें लिखा है मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। और इसमें अकबर जो है नक्कारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता, तो ये भी बात हो गई इंपॉर्टेंट।
तो गाइस नेक्स्ट जो है ना जहांगीर, और जो हमारा वीडियो हो गया है ना अभी इस वक्त 44 मिनट का हो गया, तो काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, तो अभी हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया। हमने बाबर पढ़ा, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जो बीच में कौन आ जाता है, शेरशाह सूरी आ जाता है। शेरशाह के बाद कौन आता है, हुमायूं वापस से आ जाता है। हुमायूं का बेटा हो गया अकबर। तो अकबर तो इतना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गाइस अब जो है ना अकबर का बेटा है जहांगीर, यानी कि सलीम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है जहांगीर पढ़ेंगे। तो जहांगीर के बाद जो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। घटना चक्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप चैनल की जो है ना चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट की जो है घटना चक्र मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई कमी आपको लगती है ना मेरी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और हाँ, कभी कभी जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो स्किप हो जाती है, किसी दिन नहीं आ पाती ना वीडियो, तो कहीं उसकी टेंशन आप मत लीजिए। मतलब अब मैं क्या करूँ कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, क्योंकि क्या है कि अब मेरा एक छोटा बच्चा है, उसको भी देखना पड़ता है, शायद उसकी वजह से टाइम इतना कभी कभी नहीं हो पाता, तो उसके लिए सॉरी। चलिए फिर अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहांगीर के साथ और आगे बढ़ाएंगे हम मुगल साम्राज्य को।